मुझे इग्नोर करने की वजह? सिकंदर, दाऊद, शेरू, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। शेर दाऊद सिकंदर। सिकंदर पुशअप मुकम्मल करते हुए उठा और ट्रेडमिल की तरफ बढ़ने लगा कि रमशा ने उसका बाजू पकड़ा। जाओ, यहाँ क्यों खड़ी हो? जाके खाना बनाओ, सफाइयाँ करो, कपड़े इस्त्री करो, इरा को टाइम दो, पेंटिंग करो। मतलब जो जो काम मुझे नज़रअंदाज करने के लिए मिलता है वो करो। यहाँ मेरे पास क्या कर रही हो? वो ग्रे टी शर्ट और एथलेटिक पेंट्स में खूबरू मगर एक रूठा हुआ बच्चा लग रहा था। रमशा ने उससे गीले बाल माथे से हटाए, फिर उंगली की पोरों से उसकी घनी दाढ़ी को छुआ। मैं इतने प्यारे से पीस को क्यों इग्नोर करूं? सिकंदर तमस्साराना अंदाज से मुस्कुराया। तुम्हारा तो काम है, अब तंग मत करो। मेरा पहले ही मूड बहुत ख़राब है। मगर रमशा ने उसे जाने नहीं दिया। वो किचन में आया तो उससे देखा, उससे कुछ अजीब आवाज़ आई। उसका हाथ बेख्तियार जेब में या था जहाँ गन मौजूद थी। फिर एकदम काउंटर से गुजरकर उससे देखा तो एक मिनट के लिए उसकी आंखें फैल गई। फिर सर हिलाते हुए हंसकर वो घुटने के बल झुका। ये जूनियर भा क्या कर रही है? जावेद ने इराह से कहा। जो चॉकलेट का डब्बा तो नीचे से निकाल चुकी थी, अब पैकेट को खोलने की कोशिश कर रही थी, जो खुल तो नहीं रहा था। अलबत्ता बार बार उसके हाथों से गिर रहा था। इरा ने जावेद को देखा तो मुस्कुराई। जाई, ओपी। जावेद, इससे खोलो। उससे जावेद को पैकेट दिया ताकि उसे खोल कर दे। भा गुस्सा करेंगे जूनियर भा, इतना मीठा अच्छा नहीं आपके लिए। इरा को उसकी बात समझ तो खास नहीं आई, मगर जावेद को पैकेट न खोलते हुए वो अबरू को जोड़कर बोली, ओपन जाई। ओपन जावेद। जावेद उसके अंदाज में हंस पड़ा। यार, आप कहाँ से घुस के चीज़ें निकाल लेती हैं? अच्छा, एक पैकेट लें और उठें, इससे पहले बाहर शोर करने लग जाए। विरा को उठाने लगा तो उससे नफी में सा हिलाते हुए नो कहा। वो डब्बा अपने अन्य हाथों से उठाने की कोशिश करने लगी। यार, ये अच्छी सजा है आपसे बात ना करने की। रमशा हामते हुए एक पंच सिकंदर के हाथों में मौजूद पंचिंग पैड पे मारने लगी। उससे बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हुए थे। टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स में वो सिकंदर के दिल को छू रही थी। सिकंदर ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। जोर से, फास्टर, हाथों में जान नहीं है। उसकी बात पर रमशा ने जोर से पंच उसके सीने पर मारा। उफ, ये किस खुशी में? उससे आंखें दिखाई। मुझे लगा डेट पर लेकर जाएंगे, मगर नहीं, ट्रेनिंग करवानी है। ये कंफू सिखाने का आखिर क्या फायदा है जब मेरे पास आप हैं? सिकंदर ने हाथ ऊंचे किए और उससे पंच करने का इशारा किया। कुछ देर उसके चेहरे को देखता रहा, फिर बोला। ज़रूरी है, हमेशा मैं नहीं हूँगा मुश्किल वक्त में। उसकी बात पे रमशा के चलते हुए दो मुक्के रुके। वो फिर सिकंदर को पंच करने लगी। सिकंदर तेजी से नीचे हुआ। रमशा ने गुस्से से देखा, जो मुस्कुराकर दूसरी तरफ हुआ। कहाँ भागे जा रहे हैं? फिर से बोलें तो मैं आपका हशर कर दूंगी। नहीं तो इंसान को हकीकत पसंद बनना पड़ता है। रमशा को अपनी तरफ बढ़ता पाकर सिकंदर तेजी से बॉक्सिंग पैड्स उतारते हुए पीछे हुआ। ये जुबान सिकंदर हदीद की हरगिज नहीं है। रमशा तेज लहजे में बोलते हुए उसके पेट पे हमला करने लगी, तो सिकंदर घूमकर उसके पीछे हुआ और उसके गेट बाजू हमाइल करते हुए उसकी गर्दन छूकर शरारत से बोला। अभी भी दम नहीं है रे ऑफ सनशाइन में। रमशा उससे अपने सर से उस पे पीछे हमला करने लगी। सिकंदर तेजी से साइड पे होकर उसके दोनों बाजू थामकर अपनी तरफ खींचा। मज़ा नहीं आया। रमशा मुस्कुराकर उसके करीब आई और अपने घुटने का इस्तेमाल करने लगी। उसी वक्त सिकंदर ने अपना घुटना बीच में लाकर उसे हमला करने से रोका। तुमने तो मुझे मायूस किया, एक ज़रा सा पंच नहीं मार सकती? सिकंदर की शरारत से कहने पर रमशा को गुस्सा आया। जोर डालकर उससे अपने दोनों बाजू छुड़वाए और एक बार फिर सिकंदर की तरफ बढ़ी। सिकंदर घूम के पीछे हुआ। उसी वक्त रमशा ने अपनी कोनी पीछे से उठाई और उसकी कोनी सिकंदर की नाक पे जाकर लगी, और वो भी बड़ी जोर से। वो मुस्कुराते हुए मुड़ी, मगर सिकंदर की नाक से बहता खून देखकर उसका चेहरा सफेद हो गया। मेरे अल्लाह सिकंदर, आई एम सॉरी, सॉरी दिखाए मुझे। उसे सिकंदर का हाथ पकड़कर परेशानी से देखा। वो बेचारी ऐसे डर गई जैसे सिकंदर को उससे बुरी तरह जख्मी कर दिया हो। सिकंदर उसके घबराने पे हंस पड़ा। मानना पड़ेगा रे, तुम्हारी कोहनी में बड़ी। ओ पापा, ब्लड। इरा की आवाज़ पे वो दोनों मुड़े। दोनों ने देखा इरा नाइट सूट में मलबूस अपना स्टफ टॉय हाथ में पकड़े घूरने वाले अंदाज में देख रही थी। ये नीचे कैसे आई? तुम सोई नहीं? रमशा सिकंदर को छोड़कर इरा के पास आई, जो सीधा चलते हुए बाप के पास आई थी। पापा हर्ट मम्मी। उससे माँ से कहते हुए बाप को देखा, जो झुककर मुस्कुराते हुए बोला। पापा हर्ट मम्मी नहीं रहा, मम्मी हर्ट पापा।
रमशा सीधा टेबल पे सिकंदर का छोटा टॉवल लेकर आई। मम्मी, उससे बाप को देखा, फिर माँ को जो सिकंदर को खोने लगी। अब प्लीज मेरी बेटी को मेरे खिलाफ मत करें और दिखाएं, ज्यादा जोर से तो नहीं लगी। सिकंदर ने पेचकाजगी से इरा को देखा और टॉवल अपनी नाक पे दबाया। ओ पापा! इरा ने आगे बढ़कर टॉवल हटाना चाहा कि रमशा ने उससे उठा लिया। तुम मुझे बताओ मोहतरमा, नीचे कैसे आई? क्या चाय नीचे लाया? नो, मम्मी हर्ट पापा। उससे माँ की बाहों से निकलकर बाप के पास आना चाहा। सिकंदर ने टॉवल नाक पे जोर से दबाया। फिर तसल्ली हो गई कि अब खून नहीं बहेगा, तो टॉवल बास्केट में फेंककर इरा को रमशा से लिया। पापा इज फाइन प्रिंसेस। सिकंदर ने इरा को प्यार करते हुए कहा। इरा ने सिकंदर के चेहरे पे हाथ रखा। मम्मी बैड। रमशा मुंह खोले सिकंदर को देखने लगी। ये लड़की इतनी सी उम्र में बहुत बोलने लगी थी। ना जाने इतने अल्फाज उसकी जुबान पे कैसे आए। सिकंदर हंसा, फिर रमशा के घूरने पर बोला। नो हीरो, मम्मी इज लव। खबरदार मेरी रे ऑफ सनशाइन को बुरा कहा। बेड। इरा बोलते हुए खिलखिलाई। सिकंदर और रमशा उस छोटी सी बिल्ली को देखकर मुस्कुराए, मगर सिकंदर की बात पे रमशा के दिल को कुछ हुआ। उसे ये ट्रेनिंग अच्छी वसवसे में मुब्तला कर रही थी। उसे सिकंदर की हर लम्हे सुर में ज़रूरत थी। वो चाहती थी सिकंदर उसे हर मुश्किल से निकाले। फिर सिकंदर की फिक्र समझ में भी आती थी। जब से हासिक का मामला हुआ था, उसे खुद पे इतना भरोसा नहीं रहा था। वो समझता था वो इतना भी ताकतवर नहीं है जो उनकी हिफाजत कर सके। किस सोच में हो स्वीट हार्ट? रमशा एकदम चौंकी जब सिकंदर ने उसके खेत बाजू फैलाते हुए बड़े प्यार से उसकी पोनी को पीछे फेंका। रमशा ने मुड़कर देखा। इरा सामने मौजूद वर्जिश की बड़ी बॉल के साथ खेलने की कोशिश कर रही थी। सिकंदर ने अपनी पेशानी उसकी कनपटी पे रखी, फिर गहरा सांस लेकर बोला। तुम्हें अच्छी तरह गुस्सा ना दिलाता तो तुम में मुझ पे हमला करने की इतनी हिम्मत कहाँ से आती? वो उसको कितनी आसानी से पढ़ लेता था। रमशा ने उसको देखा तो उसकी थोड़ी कांपने लगी। प्लीज, आइंदा ऐसी बात मत कहिएगा। मुझे अपनी हर खुशी और मुश्किल वक्त में आपका साथ चाहिए। आप एक गैंगस्टर हैं। आपको अपनी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। सिकंदर मुस्कुराया और झुककर उसकी पेशानी चूमते हुए बोला। हाँ, हूँ तो मैं वहाँ, मगर साथ में अल्लाह का बंदा भी हूँ, और अल्लाह का बंदा बड़ा ही कमज़ोर होता है। रमशा की शीशे की तरह चमकती आंखें देखकर सिकंदर बोला। रे, ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। भला सिकंदर अपनी रे को छोड़ सकता है? रे है तो सिकंदर है। अभी ये सामने ना होती तो तुम्हें अच्छी तरह सबूत भी देता। रमशा ब्लश कर गई। उसे जोरदार मुक्का सिकंदर के सीने पे मारा। ओह, इरहा, मामी हर्ट मी। सिकंदर ने शरारत से कहते हुए रमशा की पोनी खींची। इरा देखो, पापा ने मेरे बाल खींचे। मगर इरा को इस वक्त मम्मा की कंप्लेंट से ज्यादा अपने बड़े से बॉल के साथ खेलना ज्यादा दिलचस्प लग रहा था। मूड क्यों ऑफ है बेबी का? वक्त कैश काउंटर में पैसे रख रही थी जब ग्रैनी लाना के कहने पे सर उठाकर उससे उन्हें देखा तो लब दबाए नफे में सर हिलाते हुए बोली। नहीं ग्रैनी, मेरा मूड क्यों ऑफ होगा? वो दीवार के साथ टेक लगाते हुए बोली। ये ज़रा बॉक्स उठाओ, इसमें सॉस की बॉटल्स हैं, उन्हें सेट कराओ, मैं काउंटर में बैठती हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया आने का। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे शुक्रिया क्यों कहती हैं? ये मेरी भी दुकान है। वैसे भी घर में फारिग होती हूँ। जब मेरी ज़रूरत हो बुला लिया करें। और रही तबीयत की बात, तो बिल्कुल ठीक हूँ। अगर खराब होती तो मेरा हस्बैंड मुझे आने देता। वक्त चुप कर बॉक्स उठाकर शरारत से बोलती सामने सॉस वाली शेल्फ में आई। ओह माय, तुम्हारा वो डॉक्टर मैकड्रीमी, वो तो इतने दिनों से नजर नहीं आया। कहाँ पे है वो? वक्त चुप कर सॉस की बोतल्स उठाकर शेल्फ पे रखने लगी तो आंखें घुमाते हुए बोली। कहाँ पे होना है? उन्होंने अपने फ्रेंड की क्लिनिक पे गए हैं। वे घर में जाकर अपने ऑफिस में बंद हो जाएंगे। आजकल आईआईए का एग्जाम देने का इरादा रखते हैं। कहते हैं पढ़ाने में उन्हें अब इतना मजा नहीं आ रहा। अब डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे। उसकी बात पर ग्रैनी लाना हंस पड़ी। फिर तो तुम बहुत अमीर हो जाओगी। सारी लड़कियां बस उस मैकड्रीमी से चेकअप करवाने आएंगी। वक्त का दिल खराब हो गया। खुदा के पीछे तो पाकिस्तान में कोई पागल नहीं हुआ, और यहाँ एक का दिल उस पे आ जाता है। सब उसे मैकड्रीमी कहने लगते हैं। लेकिन वक्त के लिए वो उसका जैसन मवावा ही था। वो सोच रही थी अब खुदा को बाल कैसे बढ़ाने पे उकसाएं। आप मेरे जेसन मवावा को मैकड्रीमी मत कहा करें, जहर लगता है। और वो गायनी डॉक्टर थोड़ी बन रहा है जो सारी लड़कियां आएंगी चेकअप करवाने। मुझे जेलिसी की बू आ रही है। ग्रैनी, आप मुझे इस मामले में क्यों तंग करती हैं? वक्त ने मुस्कुराहट दबाते हुए उन्हें देखा जो खुद मुस्कुराहट दबा रही थी।
अच्छा अच्छा, नहीं तंग करती। अब इससे फारिग होकर सामने फ्रोजन गुड्स पड़े होंगे, उन्हें रखकर फिर तुम काउंटर पे आ जाना। बख्तावर उनसे गुफ्तगू करने के बाद अपना काम मुकम्मल कर चुकी तो सीधा फ्रोजन गुड्स उठाए जो कतरे भारी थे। बक को अपना सर जरा सा चकराता महसूस हुआ। फिर अपना सर झटक कर वो फ्रोजन सेक्शन में आई। बॉक्स को छोटे से वुडन टेबल पे रखकर उसे फ्रीज़र खोला। 2 मिनट गुजर गए इस काम करते हुए वो सोच में गुम हो जाती थी और उस पल इतनी गुम हो गई कि किसी ने उसके गिर्द बाजू हमाल किए और उसके मुंह पे हाथ रखा। बख्तावर एकदम उछल उठी। इससे पहले वो उस पर हमला करती और उसका हाथ काटती, अदात की कुलोन ने उसे लड़ने से रोक दिया। बड़ा ही अफसोस हुआ, इतनी ट्रेनिंग के बाद भी तुमने ऐसे ही साकित हो जाना है तो लानत है मेरी मेहनत पर। उदात उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, फिर उसके कान की लुओं को छूकर उसके मुंह से हाथ हटाया तो वक्त ने उसकी पस्सियों में जोर से गोली मारी। क्या बदतमीजी है, मैं आपको जख्मी कर देती तो क्या करते आप? जरा होश कर लिया करें। उससे उदात का बाजू अपने गिर्द हटाना चाहा, लेकिन उदात ने अपनी गिरफ्त मजबूत रखी। कैसे जख्मी करती? अपनी बिल्ली जैसे नाखून से पंजे मारती। स्वीट हार्ट, ऐसे आप किडनैप होने से बच नहीं जाती। उससे अपने लब वक्त के बालों पर रखे। बख्तावर उसकी गिरफ्त से निकली। ये आपको क्या हो गया है और आप अंदर कैसे आए? उससे उदात के रूबरू चेहरे को देखते हुए उस तरफ देखा जहाँ ग्रैनी लाना बैठी थी, मगर बड़े से शेल्फ की वजह से वो नजर नहीं आ रही थी। पीछे से आया हूँ, आहिस्ता बोलो, ग्रैनी लाना सुन लेगी तो अपने पास बुला लेगी। बख्तावर ने शरारत से उसे देखा और इससे पहले वो बोलती हुदार ने उसे खींचकर झुकते हुए उसकी बोलती बंद की। बख्तावर ने उसे धकेलना चाहा कि हुदार ने गिरफ्त मजबूत की। बख्त, आर यू ओके? मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। हुदार ने उसे छोड़ा और गहरी मुस्कुराहट से उसे देखा जो सुर्ख चेहरे से उसे गुस्से से दिख रही थी। मैं हूँ ग्रैनी, मैकड्रीमी। वो वक्त को आंख मारते हुए उन्हें आवाज़ देकर उनकी तरफ आया और वक्त 1 मिनट के लिए उसकी पुष्ट को देखने लगी। फिर उससे अपने मुंह पे हाथ रखकर अपनी मुस्कुराहट रोकी। ये खुदात में मामा वाली रूह कहाँ से आ गई? वो सारा सामान रखकर बाई जानी भाई एकदम रुक कर देखने लगी। हदाद ट्रॉली पकड़े दूध के डब्बे डाल रहा था, वो उसके पास आई। सामान ले आई थी मैं। डॉक्टर, अब आप क्या ले रहे हैं? हुदात ने उसे देखा। वो ब्लैक शर्ट ब्लू पैंट के ऊपर डार्क ब्लू कोट पहने ड्रीमी ही लग रहा था। तुम जो सामान लाई हो उसमें मेरे काम की तो कम से कम कोई चीज़ नहीं है। आज मेरा परमजान खाने का दिल कर रहा है, साथ में स्वीट डिश भी बना लेता हूँ। बेगम को तो फिक्र ही नहीं है मेरी। बख्तावर उसकी बात पर अफरू ऊपर कर बोली, ओह, बहुत अफसोस हुआ डॉक्टर, आपको इतनी जालिम बीवी मिली। हुदात ने अपनी मुस्कुराहट दबाई और क्रम्स का पैकेट ट्रॉली में फेंका और ट्रॉली आगे बढ़ाई। बख्त जरा पीछे हुई। ऐसी वैसी क्या बताऊँ, मैं सालम खून के आंसू रोता हूँ। खुद ही खाना पकाता हूँ, घर की सफाई की जिम्मेदारी मुझ पर, गार्डनिंग भी मेरे जिम्मे। उसके बाद काम पर जाता हूँ, वापस आकर लॉन्ड्रिंग। बस आगे क्या बताऊँ, आप सुनेंगी तो आप मेरे ऊपर तरस खाएंगी। बख्त को उसके अंदाज पर बड़ी हंसी आई, मगर चेहरे पर संजीदगी तारी करते हुए बोली, मेरी तो आंखों में वाकई आंसू आ गए। और आपकी बीवी क्या करती है? तोबा, कितनी बुरी है। इसे जरा भी ख्याल नहीं है, इतने हैंडसम से बंदे से काम करवाती है। उदात की शरारत से भरी आंखें उसकी तरफ गईं। फिर वो क्रैकर्स का पैकेट ट्रॉली में रखते हुए बोला, खैर छोड़े, अब किस्मत से क्या गिला करना। ये कुल्हाड़ी भी मैंने अपने पैरों पे खुद मारी है, अब सहना तो है। बख्तावर ने कुछ कहना चाहा कि एकदम किसी आवाज में वो दोनों मुड़े। अरे सर, आप यहाँ पर? बख्तावर ने सर दबा उस ऊंची पतली ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की को देखा जिसकी नीली आंखें कुछ ज्यादा ही चमक रही थीं। हेलो लोरेन। अदात ने नॉर्मल लहजे में हेलो कहा। शुक्र है सर, मुझे आप यहाँ मिल गए। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। उदात, आप वो चीज़ ढूंढ रहे थे? वो सिर्फ एक पैकेट पड़ी है, चलिए चाय ले आए। वक्त तेजी से बोली। हाँ बोलो लोरेन, तुम जाकर चीज़ ले आओ। उदात की बात पे वक्त का दिल किया उसके मुंह पे मुक्का मार दे। वो सर, मैं चीज़ नहीं ला सकती, मेरी तबीयत खराब हो रही है आज उसकी स्मेल से। डू यू माइंड? लोरीन को उस अजनबी लड़की की मदाखलत पसंद नहीं आई। लोरीन की बात पे वक्त आपने तुन से देखा, फिर मुठियां भींच कर बोली, जी, मैं माइंड कर रही हूँ, और वो भी आपकी मदाखलत से। नाउ विल यू लेट मी टॉक टू माई हस्बैंड इन पीस? लोरीन का एकदम मुंह बख्तावर की बात पे खुल गया। उससे हदात को देखा, फिर दिल शिकन अंदाज से मुस्कुरा दी। वक्त को जो उसके शॉक्ड अंदाज में दिल ही दिल में मुस्कुराई थी। सर, आप शादीशुदा हैं?
वो एकदम खुद को ट्रांस से निकालती बामुश्किल बोल पाई। बख्तावर ने हठात को देखा, फिर उससे, क्यों शादीशुदा नहीं हो सकते? मेरा बंदा अच्छा खासा तो 10-12 बच्चों का बाप लगता है मिस्टर खुदात, थोड़ी तौफीक कर लेते कि अपने ऑफिस से मेरा बड़ा सा नहीं तो कम से कम छोटी सी फोटो रख लेते कि ये ऐसे सवालों का मुझे सामना ना करना पड़ता। खुदात उसे अजीब सी नजरों से देखने के बाद लोरेन से मुखातिब हुआ। जी, ये मेरी वाइफ है। तुम मेरे हाल से कुछ काम की बात करना चाहती थी? सॉरी सर, एक्चुअली आपके हाथ में अंगूठी नहीं देखी तो मैं समझी आप अनमेरिड हैं। खैर, बख्तावर ने फटाफट उसकी बात उर्दू में काटी। देख रहे हैं, मैं अब तक सोच से नहीं निकल पा रही, इसको अब मुझे सबूत देना पड़ेगा। वो ऊंचा होकर उदार के करीब होने लगी, फिर एकदम रुकी। ये सबके सामने तो मोहब्बत दिखाना इन्हीं का काम है। उफ, मैं तो भागी भांजी हूँ और साथ में पाकिस्तानी भी, तो मुझे असली सबूत उसी चीज का देना चाहिए। उदार ने उस पागल लड़की को नजरअंदाज किया। इसको छोड़ो लोरेन, बाहर एक कैफे है, कुछ टॉपिक डिस्कस करना है तो वहां आ जाओ। चुड़ैल, मेरी शॉपिंग अब तुम मुकम्मल करो। उदार कहता हुआ वहां से जाने लगा कि बख्तावर ने फोन ऊंचा किया और उसकी आधी रिकॉर्डिंग सुनाई, फिर फौरन बंद करके बोली, हाँ ठीक है जाए। आपने अपनी कफन शफन का बंदोबस्त तो कर लिया था, या उसका भी मामा को कहूँ? ये लड़की बिल्कुल अपनी मामा की तरह थी, ब्लैकमेलर। बख्तावर, क्या बकवास है? वो मेरी स्टूडेंट है। तो मैं क्या हूँ, आया? आप मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। और मैं भी तुम्हारा शोहरों को गुलाम नहीं, खरीदा नहीं है तुम्हारे मामा ने मुझे। तंग आ गया हूं तुम्हारी इन हरकतों से। बख्तावर को एकदम ये बात बड़ी जोर से लगी। जाहिर है, जब ऐसी खूबसूरत लड़कियां इर्द गिर्द घूमती हों तो बीवी से तो तंग ही आ गया आदमी। जाए एंजॉय करें मेरी पहला से। उससे खुदात को जोर से धक्का दिया और उस लॉरेन को खैरबार नजरों से देखा, जो उनको लड़ते देखते हुए मुस्कुरा पड़ी और बख्तावर के देखने पर उससे अपनी मुस्कुराहट छुपा दी थी। खुदात को उसके शक करने पे बेइंतहा गुस्सा आया। एक तो वो इस लड़की से मोहब्बत करता था, वो भी बेइंतहा, ऊपर से वो उस पर भरोसा नहीं करती थी। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही। हाँ, करूंगा एंजॉय, बहुत ज्यादा एंजॉय करूंगा। चलो लोरेन। खुदा उससे भी ज्यादा गुस्से से बोलते हुए वहां से निकल गया। फिर मिलते हैं अस्पताल में, दूसरी आंख को खुदा हाफिज जरूर कीजिएगा। बख्तावर बोलते हुए घूमकर काउंटर की तरफ आई, जहाँ ग्रैनी लाना स्टोर के दरवाजे पे खड़ी उदात को पुकारने लगी, जो चला गया था। बबल्स, मम्मी बबल्स। रमशा ने मुस्कुराकर पानी में हाथ डालकर चेक किया। पानी काफी गर्म था, मगर इरा को फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बबल्स को छूकर बार बार इश्तियाक से माँ को कह रही थी, इरा को बबल्स अच्छे लगते हैं, इरा को बबल्स बात पसंद है। वैसे हीरो, तुम्हारी मामू की मंगनी आ रही है, हम क्या पहने? अभी तो तुम्हारे पापा को मनाना है कि हमें बाजार ले जाए। देखना, अब 24 घंटे इसी बात पे बहस होगी। बात मम्मी, इरा खिलखिलाते हुए बोली। उसके दो दांत उसके मुंह खोलने पे दिखाई दे रहे थे, साथ में उसके सर पे फोम मौजूद था। वो फनी लग रही थी। रमशा मुस्कुराई। तुम ये तब तक टॉय के साथ खेलो, मैं अभी तुम्हारे कपड़े लाई। वो उसकी कार्स छोटे से टब में फेंकते हुए बोली। ये इरा का बाथरूम था, जिसे सिकंदर ने उसके लिए बनाया था। वो अपनी बेटी के लिए किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता था। रमशा मुड़ने लगी थी कि किसी के चौड़े सीने से जोर से टकराई। इजी लेडी, और तुम कहाँ जा रही हो रे? इसको टब में अकेला छोड़ने लगी थी। अल्लाह, उसका ये बेस्ट। पापा बबल्स। इरा टॉय कार पकड़े बाप को देख कर जाएगी। हीरो मजे कर रही है। बाबा की जान, जाओ इसके कपड़े ले आओ, मैं मौजूद हूँ। वो रमशा के सर पे प्यार करते हुए बेटी के पास आए और टब के कोने में बैठे हुए पानी चेक किया। एकदम उसके माथे पे बल आए। रमशा ने तेजी से उसकी अलमारी से उसका टॉवल और उसकी पिंक शर्ट और जीन्स निकाली। अंदर आई तो एकदम उसका चेहरा मुस्कुराहट से फैल गया। सिकंदर अपनी शर्ट के बाजू को फोल्ड किए इरा के बालों को शैम्पू कर रहा था, जबकि इरा पानी में हाथ मारते हुए सिकंदर की शर्ट भी गीली कर चुकी थी, मगर भाग को कहाँ परवाह थी। सिकंदर का चेहरा भी धमक रहा था। सिकंदर ने मुड़कर उसे देखा तो बोला, पानी कितना गर्म था, ऊपर से इसे अकेला छोड़ने वाली थी। रे, ये लापरवाही आइंदा नहीं होनी चाहिए। उसके नरम लहजे में फिक्र शामिल थी। वो जितना अपनी बीवी के लिए पोसेसिव था, उतना इरा के लिए हसास था। ओके इरा के पापा, आइंदा नहीं करूंगी। और आप सुधरेंगे नहीं? गीले कर दिए ना अपने अपने कपड़े। जाएं, इससे मैं देखती हूँ, आप चेंज कराएं। नहीं, ठीक है, तुम आओ। क्या हुआ, इतनी ढीली ढीली सी क्यों लग रही हो? वो उसकी बिला वजह की खामोशी को महसूस करते हुए बोला, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आपको क्यों ऐसा लगा? उससे हंसकर कहा। सिकंदर मुतमईन नहीं हुआ।
उसे रमशा से टॉवल लेकर अपने हाथ सुखाए, फिर खड़ा होकर उसका माथा चेक किया। रमशा ने अपनी आंखें घुमाई। बुखार तो नहीं है, ठहरो, तुम इसको निकालो, मैं अभी आया। सिकंदर कहते हुए चल पड़ा। रमशा के चेहरे पर शरारती मुस्कान फैली। सॉरी रू, तुम्हारे पापा को इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ेगा, वरना वो हम दोनों को जाने नहीं देंगे। सीक्रेट है। उससे आहिस्ते से कहते हुए राह के बाल गीले किए, फिर पानी खुश करके उसको उठाया। उसके लिए टॉवल लपेट कर दूसरे टॉवल से उसके बाल रगड़ने लगी। मम्मी नो, मम्मी बबल्स। वो अपने बालों में फोम चाहती थी। इरू, बड़ी अजीब जिद करती हो, मुझे तो तुम्हारे फ्यूचर मैन पे तरस आने लगा है। रमशा ने हंसते हुए शरारत से कहा। फ्यूचर मैन? कोई फ्यूचर मैन नहीं। मेरी बेटी को पैदा हुए चंद दिन नहीं हुए और फ्यूचर मैन की बातें होने लगी। इराज सारी जिंदगी मेरे पास रहेगी। चलो, अब बीमार करवाना है इसे। यार, आप जिन हैं क्या? हर जगह नुमादार हो जाते हैं। मेरी बेटी की बातों में वदाहत नहीं करने दूंगी। सिकंदर ने कब्रू ऊपर की। नहीं करूंगा अगर तुम ऐसी बातें नहीं करोगी। नो मैन। क्यों इरू? नो मैन। इरा ने बाप की बात दोहराई। दैट्स माई गर्ल। उफ, मैं कहाँ जाऊं मैं ग्रैनी? दुनिया की सबसे अजीम गलती की है इस आदमी से शादी करके। आप मुझे लकी कहती हैं, इसे लकीपन कहते हैं। लकी तो वो उनकी स्टूडेंट्स हैं, उनको वो ज़्यादा वक्त देते, ना सिर्फ कॉलेज के औकात बल्कि उसके बाद भी मना नहीं कर सकते थे उसे। वाह, मैकड्रीमी की तो जॉब है ये। अगर वो अपने स्टूडेंट्स की मदद नहीं करेगा तो आखिर कौन करेगा? बेबी, ही लव्स यू। तुम अपसेट मत हो, देखना वापिस आकर तुमसे माफ़ी मांगेगा। बख्तावर ने फ्रिज को बंद किया और बोली, जैसे मुझे उसकी माफ़ी चाहिए। और ग्रैनी अव्वल दर्जे का ढीठ इंसान है, माफ़ी तो दूर, उन्हें तो याद ही नहीं होगा कि उन्होंने किया क्या है। मामा बिल्कुल ठीक कहते थे, ये मेरे काबिल नहीं है, फिर भी उनसे लड़के इस बुजुर्ग से मैंने शादी की। वो रैपर स्पिन में फेंकते हुए दिल चले अंदाज में बोली। रनीलाना उसके अंदाज में हंस पड़ी। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं भी ऐसे ही अपने हाई स्कूल टाइम बॉयफ्रेंड के लिए बेतहाशा कुड़ा और जेलिस हुआ करती थी। सारा दिन परेशान होती थी क्योंकि वो था भी बहुत हैंडसम। पूरे हाई स्कूल की लड़कियां डैनियल के पीछे पागल हुआ करती थी और मैं बड़ी आम सी लड़की थी। डर लगता था मुझे। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा हाल। बख्तावर एक मिनट के लिए चुप हो गई, फिर उसे हैरत भरी आंखों से देखा। ग्रैनी, आप सिकंदर हदीद की बख्ता को आम कह रही हैं और वो जेसन मवावा हैंडसम। हाय, मैं ये सुनने से पहले बेहोश क्यों नहीं हो गई? उसे अफसोस हुआ ग्रैनी लाना ने उसे आम कहा था। वो मलंग बाबा आपको कहाँ से हैंडसम दिखाई देता है? एक सफेद आंख से तो वो मुझे अंडरटेकर की याद दिलाता है। आपने उसको लंबे बालों में नहीं देखा, देखा होता तो ये सब नहीं कह रही होती। लोगों ने पागल और मलंग बाबा कहा करते थे। पता नहीं यहाँ स्विस वालों के टेस्ट को क्या हुआ गया है। उसे तो शदीद गुस्सा आया। अच्छा हादसा वो अपने मुल्क में थी, कम से कम वहाँ कोई हुदाद के पीछे पागल तो नहीं होता था। उसे सामने बाएं जाने वाले कैफे में देखा तो हुदाद अभी तक उस लड़की को पढ़ा रहा था या गप्पे लगा रहा था। उस लड़की की निगाहें देखकर बख्तावर का खून एक बार फिर से खोल उठा। दिल की सारी उस स्टोर में मौजूद चीज़ें उसके चेहरे पर गिरा दे, फिर एकदम चौंकी। वो लड़की एकदम उठी और हुदाद से कुछ कहती कैफे के अंदर गई। हुदाद ने स्टोर की तरफ देखा तो बख्तावर एकदम सीरी हुई। हालांकि हुदाद उसे नहीं देख सकता था, मगर फिर भी बक कंफ्यूज हो गई। फिर उससे कनखियों से देखा। हुदाद फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हुआ, फिर उससे फ़ोन कानों के साथ लगाया। चंद सेकंड्स में उठा और सीधा सामने अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, मगर बक को उसकी गाड़ी पार्क हुई दिखाई नहीं दी। बक के दिमाग में आइडिया आया। तेजी से उससे छोटी सी सॉस की बोतल उठाई और ग्रैनी को बोली कि वो भी आई। वॉट? क्लब में 2 केसेस मसला कर रहे हैं और तुमने सिकंदर को इत्तला नहीं दी? पता है ना वो कैसा रद्द-ए-अमल दिखाएगा। डर रहे हो? डर क्यों रहे हो? जब पता है ना वो अपने काम के मामले में कितना असूल पसंद आदमी है। पहले वो कुछ ना कहता, अब जूतियां पड़ेंगी। अच्छा, इत्तला मैं दे दूंगा, मगर तुम्हें बचाने की गारंटी नहीं दे सकता। मैं बेशक उसकी भांजी का शोहर हूं, लेकिन तुम्हारी वाली औकात है उसके सामने। हन्नान को भी बता दो, कम से कम तो हड्डियां बच जाएंगी। है, अब जो होना था हो गया। ये अच्छी बात है कि किसी का नुकसान नहीं हुआ। अभी रखो, बताता हूँ उसे। ओके, खुदा हाफिज। वो अपनी गाड़ी खोलकर फाइल्स निकालने लगा। जब उसे साइड मिरर से बक को कैफे की समेत बड़ी ही तेजी से चलते हुए पाया, उससे मुड़कर देखा जहाँ वेस्ट्रेस नैन्सी उनके टेबल पे ग्लास रख रही थी। फिर सर झटक कर वो अपने काम की तरफ मुतवज्जा हुआ। बख्तावर स्टोर के पिछले हिस्से से अंदर दाखिल हुई
फिर उससे एक कदर खामोश भंगड़ा डाला। बेटा, अब पता चलेगा तुमने किससे पंगा लिया है। वो खुद से बोलते हुए एकदम घूमी, उससे देखा वो दाद अभी तक अपने टेबल पे नहीं आया और नैन से अपना काम करके तेजी से अंदर बढ़ी। उसी वक्त लोरेन बाहर आई। बख्तावर का दिल एक मिनट के लिए रुक गया। फिर कुछ ही सेकंड में लोरेन की ट्रॉमाई चीख पूरे मुल्क में तो नहीं, कम से कम बख्तावर के स्टोर तक बाखूबी सुनाई दी। ओह खुदाया, क्या हुआ? कोई किडनैप तो नहीं हो गया? ग्रैनी लाना बेचारी कमजोर दिल की मालिक थी, इससे इस चीख से घबरा गई। बख्तावर फौरन से उनके सामने आई। नहीं ग्रैनी, वो एक दीवा का गुची बैग समेत मैनिक्योर हुए हाथ खराब हो गए, बस और कुछ भी नहीं हुआ। बख्तावर की संजीदगी से मुस्कुराहट दबाकर कहने पर ग्रैनी ने हैरत से देखा। अरे पागल थी, गंदा हो गया बैग, इसका ये मतलब तो नहीं था कि सबकी जान निकाल देती। कौन है वो? तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने नागवारी से कहते हुए उससे पूछा कि किसकी ओवर एक्टिंग थी। अरे ग्रैनी, वो मुझे लगता है मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में छोड़ाई। तोबा, कितनी भुलक्कड़ हूं ना। बस आधे घंटे में आती हूँ, ठीक है। उससे काउंटर के नीचे पड़ा बैग और कोट फट से उठाया। उसका फिलहाल यहाँ से भाग जाना ही बेहतर था, मगर उसके दिल को ठंडक पड़ गई। ज्यादा अच्छा होता कि शुरू में ही उसके मुंह पे सॉस फेंक देती। उस कोटेले अंदाज पे कैसे उसके मियाँ को ताड़ रही थी। अंदाज बेहद बचकाना था, मगर क्या कह सकते थे, बख्तावर आलम का दूसरा नाम ही बचकाना था। जरा क्लोजअप करो। उससे गंभीर लहजे पे वो जो अपने बॉस को विस्की की सिप लेते हुए देख रहा था, एकदम उसके कहने पे उससे तस्वीर जूम इन की। प्रोजेक्टर की रोशनी दीवार पे पड़ती किसी का चेहरा दिखाने लगी। उसके चेहरे पे बड़ी मासूम सी मुस्कुराहट थी। उसकी इस मुस्कुराहट पे सिर्फ एक ही शख्स मरता था, मगर अब उसके चेहरे को अपनी नज़रों में समोए वो ग्लास लबों से लगा था। अपने अंदर सुनहरे रंग का माँ उतारने लगा। नाम पता चला इस ब्यूटी का? उससे थोड़ी देर बाद कहा। उसके साथ झुके हुए खूबसूरत शख्स को एक कारत से देख रहा था। दिल कर रहा था उसे तस्वीर से खींच कर खत्म कर दे, मगर अभी सब्र करना था। अच्छी चीज़ को हासिल करने के लिए सब्र से काम लेना पड़ता है। काबू उसे रे बुलाता है, शायद उसका ये नाम हो। मैं डॉक्यूमेंट्स ढूंढने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उससे अपनी बीवी को बहुत प्राइवेट रखा है। किसी को तो पता भी नहीं है कि काबू की शादी भी हुई है। सुनने वाले ने आगे से कुछ नहीं कहा, मगर उसका नाम सुनते हुए उसके चेहरे पे बड़ी अजीब मुस्कुराहट फैली। फिर थोड़ी ही देर में उसकी आवाज़ उभरी। रे, मतलब रे ऑफ सनशाइन। वैसे इसके चेहरे पे ये नाम खूब जचता है। मुझे ये नाम पसंद आया। कोई मज़ीद तफसील पता चली? अभी तक तो नहीं, मगर मुझे यकीन है ज़रूर मिल जाएगी। जल्द से जल्द इसके बारे में पता करवाओ। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। वो उस लड़की से नजरें हटाता ग्लास टेबल पे रखा और आने वाले वक्त को सोचकर वो मुस्कुराया। उसकी आंखें एकदम पट से खुली जब उससे बाजू बढ़ाकर रमशा को अपने करीब करना चाहूं, लेकिन रमशा को बिस्तर पर ना पाकर वो एकदम चौकस हो गया। कोने के बल उठकर उससे बेताद मध्यम सी रोशनी जो इरा के कमरे से आ रही थी, उसमें रमशा को ढूंढना, मगर उसे वो नजर नहीं आई। शायद वॉशरूम गई हो। आंखें मूंदे वो उसका इंतजार करने लगा, मगर थोड़ी देर में वो समझ गया कि वो वॉशरूम नहीं गई। अपने गेट से कंबल हटाता वो उठा और स्लीपर्स पहनकर सीधा इरा के कमरे में गया। दरवाज़ा हल्का सा धकेल कर उसे चेक किया, फिर उससे गहरा सांस लिया। तो मुहतरमा अभी तक शाम की बात पे उसकी वजह से नाराज थी। रमशा इरा के बेड पर लेटी उसे अपने साथ लगाए सो रही थी। तोबा, इतनी सी बात पे कौन नाराज होता है। वो नहीं चाहता था कि रमशा बाजार जाए, वो भी इरा को लेकर। उसकी पसंद को तरजीह देता था। जो कुछ कहती थी वो उससे मंगवा कर ला देता था। इन गुज़िश्ता सालों में उससे रमशा और इरा को किसी किस्म की कमी महसूस नहीं होने दी थी। रमशा भी बहुत कम उसकी बातों पर इख्तलाफ किया करती थी, मगर जब करती थी तो उससे भी ज़्यादा ज़िद्दी हो जाया करती थी। वो शॉपिंग करना चाहती थी, वो भी आयना के साथ। उसे अपने लिए नहीं, सिकंदर के लिए कुछ लेना था। 1.5 हफ्ते बाद उनकी एनिवर्सरी थी और रमशा उसके लिए कुछ स्पेशल लेना चाहती थी, ऐसा जो हमेशा याद रहे। सिकंदर उसे हमेशा गिफ्ट के मामले में लाजवाब कर दिया करता था, वो भी ऐसा चाहती थी। मगर यहाँ पर जैसे उससे अपना मुद्दा बयान किया कि वो शॉपिंग पे जाना चाहती है, सिकंदर ने सिरे से टोक अंदाज में इनकार कर दिया। सॉरी सनशाइन, मैं तुम्हारी सारी बात मान सकता हूँ, मगर ये हरगिज़ नहीं। वो जो उसके लिए कॉफ़ी बना रही थी, एकदम उसके चलते हाथ रुक गए। सिकंदर, मगर सिकंदर जो स्टूल पे बैठा उसके लंबे बालों को छेड़ रहा था, एकदम उसे आंखें दिखाने लगा। अरे, मैं मज़ीद इस बारे में बात नहीं करूँगा। मगर हर्ज क्या है जाने में? अगर इरा को ले जाने का मसला है
तो मैं बड़े मामू के घर इसे छोड़ दूंगी, अगर आप बिजी हैं। मुझे प्रॉब्लम है, तुम लोग घर में इतनी मुश्किलों से मेरी सख्ती करने की वजह से महफूज हो, और तुम चाहती हो मैं तुम्हें बाहर भेज दूँ। सॉरी, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। अब मज़ीद बात नहीं करेंगे। उसका लहजा हंस सकता हूँ कि 1 मिनट के लिए रमशा चुप हो गई। जावेद भाई को साथ ले जाऊं तो आपको कोई एतराज़ नहीं है? उससे कुछ सोचकर बड़ी ही नरमी से सिकंदर की तरफ पूरी तरह मुतवज्जा होते हुए कहा। सिकंदर ने उसके मुखड़े को देखा जिसका वो दीवाना था, मगर उसकी बातें उसे गुस्सा दिला रही थीं। उसे वो वक्त नहीं भूलता था जब रमशा अपनी दोस्त को लेकर अकेली बाजार गई थी। वहां पे 2 लड़कों ने उसे हरास करने की कोशिश की थी। एक ने रमशा को थप्पड़ भी मारा था। उफ! सोच के भी आज भी दिमाग की नसों में कुछ होने लगता था। आंखें बंद करके उससे खुद को कंट्रोल किया। रमशा, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें डांटूं। इसलिए प्लीज़ इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। रही मंगनी के ड्रेस की बात, तो मेरी जान जो कुछ पसंद है वो तुम अपने फ़ोन में देख लो। अगले दिन वो फ़ौरन हाजिर हो जाएगा। लेकिन सिकंदर मेरी बात तो सुने। रमशा ने कुछ कहना चाहा कि सिकंदर उठकर कॉफी का कप उठाए उसे चूम कर चला गया। बस बात खत्म। सिकंदर जब अपनी करनी पे आ जाता तो वो किसी की नहीं सुनता, ख्वाह उसकी महबूब बीवी ही क्यों ना हो। वो उसकी हसासियत को समझती थी। उसकी पोसेसिवनेस पे उसका दम नहीं घुटता था। वो बिला वजह की आम टिपिकल शोरों की तरह उस पे रोक टोक भी नहीं करता था, बल्कि वो जो कोई भी काम करती उसे सपोर्ट करता था। बस कुछ मामलात में वो बहुत बेबस था। वो नहीं चाहता था कि एक भी खरोच उसकी बीवी और बेटी को आए। वक्त की तरफ से वो पुरसुकून हो गया था। उसे लाख उदास से इख्तलाफात सही, मगर वो जानता था वो वक्त से बहुत मोहब्बत करता है और उसके लिए जान दे और ले भी सकता है। उसकी शिद्दत का अंदाज़ा तो सिकंदर को उसी वक्त हो चुका था जब हुदाद ने आसिक को बुरी तरह पीटा था। अगर सिकंदर वक्त पे ना पहुंचता तो शायद उसकी मौत हुदाद के हाथों लिखी होती। रमशा अपनी बात रद्द हो जाने पे हंसी अपसेट थी। सिकंदर को ज़रा तो दिल बड़ा करना पड़ेगा। कब तक वो ये डर अपने अंदर बिठाए रखेगा? लेकिन सिकंदर का भी कोई कसूर नहीं था। ये उनकी ज़िंदगी में जितने हादसात गुजरे थे, उसमें सिकंदर ज़रा भी नॉर्मल था। तो ये बहुत बड़ी बात थी। उल्टा वो जितना सख्त और कटीले मिजाज का मालिक था, उतनी ही रहम दिल और नरम और मेहरबान मोहब्बत का मुजस्मा अपनों के लिए था। रमशा अपने हाथों में मौजूद उस रिंग को घूरते रही। फिर कुछ सोचा कि सिकंदर को हर हाल में उसकी बात माननी पड़ेगी, और अब मैडम की अगली प्लानिंग इरा के कमरे में सोने की थी। जानती थी सिकंदर ने पागल हो जाना था। वो किसी भी हाल में अपना आप नजरअंदाज होना नहीं कबूल कर सकता था। इसलिए वो विरा के कमरे में मौजूद थी और दोनों माँ बेटी को मज़े से सोते हुए वो ज़रा सा गुस्सा होने के बावजूद मुस्कुरा पड़ा। उसकी गर्ल्स, उसकी दुनिया, उन दोनों की वजह से तो वो खुद को मुकम्मल महसूस करता था। आगे बढ़ते हुए उससे अपनी दुनिया को बड़े प्यार से देखा, फिर झुककर उससे कंबल ज़रा ऊपर खींचते हुए इरा के कंधे ढके और रमशा का बाजू ठीक किया। माँ बेटी दोनों ज़रा सा कसमसाई, मगर उठी नहीं। सिकंदर ने इरा के घुंघराले बाल सहलाए, फिर झुककर उसके गालों पे प्यार किया। बाबा की प्रिंसेस। वो होली से बड़बड़ाया, फिर उससे अपनी बड़ी प्रिंसेस को देखा जो उससे रूठी हुई थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। स्ट्रॉबन लेडी। जिद्दी औरत, कहते हुए उससे झुककर अपनी मोहब्बत की चाप रमशा के होंठों पे छोड़ी, फिर उससे घुंघराले बाल पीछे किए। बट माई स्ट्रॉबन लेडी, लेकिन मेरी जिद्दी लड़की। आज जो तुमने भा को ट्रैम्पल कर दिया, कोई बात नहीं, सुबह देखूंगा तुम्हें। उससे मुखातिब होते हुए घूम कर आया और जरा सी जगह में ऐसे थी, जरा सा टेढ़ा होकर नीम दराज हो गया और रमशा के गिर्द बाजू फैलाकर उसके सर पे अपना गाल रखे वो आंखें मूंद चुका था। रमशा ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराहट दबाई। बस 1 सेकंड भी उसके बगैर नहीं रह सकता था। उसकी सांसें अपनी पेशानी पे महसूस करते हुए उससे मुतमिन अंदाज में आंखें बंद कर ली और अपने लब इरा के बालों पे रखकर वो खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान तस्वुर कर रही थी। बात करनी है तुमसे मैंने। बख्तावर जो पॉपकॉर्न बनने के इंतजार में फ्रिज के साथ टेक लगाई खड़ी थी, एकदम हुदाद की आवाज़ पे वो बेख्तियार मुड़ी। वो अभी तक सुबह वाले हुलिये में था। बस उससे अपना कोट उतार दिया था और शर्ट के बाजू की स्लीव्स फोल्ड किए वो मामूल से हटकर काफ़ी संजीदा दिखाई दिया। वो संजीदा मिजाज का ही मालिक था, मगर अब की संजीदगी काफ़ी गंभीर थी। बख्तावर उसे नज़रअंदाज करती थी और हुदाद उस पर चिल्लाता या सीधा घर आकर कहता, ये तुम्हारी हरकत थी ना, ये मैं जानता हूँ। और बख्तावर को भी पता था कि हुदाद को मालूम था कि किसका कारनामा है। बेशक वो बचकर निकल आई हो। मामा तो ठीक है ना? उसे पता नहीं क्यों अचानक से मामा का ख्याल आया
हुदाद ने आंखें बंद की, फिर आंखें खोली और उसके बाद वो फट पड़ा। मामा, मामा और मामा, इसके अलावा कोई और शख्स नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। बख्तावर, लड़कियों की जिंदगी में जब उनके शोहर आ जाए तो उनके मायके बहुत पीछे चले जाते हैं। रमशा की मिसाल तुम्हारे सामने है। वो जितना अपने माँ बाप से प्यार करती है, शायद ही कोई बेटी करती हो। मगर जब सिकंदर उसकी जिंदगी में आ गया तो उसके लिए सिकंदर के अलावा कोई और अहम नहीं है। जाना चाहे तो वो कराची जा सकती है, सिकंदर को मनवाने की ताकत रखती है, मगर नहीं जाती क्योंकि उसे सिकंदर की कदर है। इस बात का क्या मकसद? हुदाद ने दुरुस्ती से उसकी बात काटी। बीच में मत बोलो, सिर्फ मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। उसके तेज लहजे पे बख्तावर को गुस्सा आया। ये आप किस लहजे में बात कर रहे हैं? इस लहजे में? एक बार फिर बख्तावर की बात उससे काटी, वो भी ऊंची आवाज में। मैं इसी लहजे में बात करूंगा। बोलो, क्या करोगी? अपने उस सो कॉल्ड गुंडे मामा को कॉल करोगी? मैं इस धमकी वमकी से हरगिज नहीं डरने वाला। इस ये नुस्खा इस्तेमाल करने की कतई जरूरत नहीं है। आपको अचानक हुआ क्या है हदात? ऐसा क्या किया है मैंने? बख्तावर को पता नहीं रोना क्यों आया। उसके अंदाज से हत्या कि वो मज़े लिया करती थी, उससे तंग करती थी, लेकिन अचानक उसके जज्बात कुछ दिनों से अजीब हो गए थे। शायद उसका ताल्लुक अचानक खराब हुई तबीयत से था। लोरेन डीन की बेटी थी बख्त। हुदाद ने चबा चबा कर हर लफ्ज़ अदा किया। ओह, तो ये आग आपको उसकी वजह से लगी है? उस लड़की के लिए आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? बख्तावर ने अब की बार तेजी से कहा। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इस हरकत पे मेरी नौकरी भी जा सकती थी। हुदाद ने अपने भूरे बाल पे हाथ फेरते हुए बेबसी और गुस्से से कहा। और आपको अंदाजा है आपकी इस हरकत पे आपकी जान भी जा सकती थी? वो कहते हुए माइक्रोवेव से पॉपकॉर्न का पैकेट निकालने लगी। हुदाद ने नासमझी से देखा, फिर जब बात समझ में आई तो उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला। मैं उसको पढ़ा रहा था बख्त, उसके साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा था। पढ़ाने में गप्पे और हंसी भी शामिल होती है? ऐसा पहली दफा देखा है। वो मुझे ट्यूशन से ज्यादा डेट लग रही थी। बख्तावर अपनी बात कह करके अपना बाजू छुड़वाते हुए पैकेट खोलकर बाउल में डालने लगी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? सिर्फ तुम्हारा मामा ही शरीफ आदमी है, बाकी हम सब लूज करेक्टर के हैं। उसकी आवाज़ मज़ीद ऊंचा हो गई। मैं समझती नहीं हूँ, मेरा ईमान है कि मामा जैसा शरीफ आदमी इस दुनिया में नहीं है। आई एम सॉरी हुदाद, अगर उनको आप ही पे गुस्सा आता है तो वो इस तरह की हरकतें हरगिज नहीं करते। सपाट लहजे में कहकर वो फ्रिज की तरफ गई और पेप्सी की कैन निकाली। तुमसे बात करने से अच्छा है इंसान अपना सर दीवार पे दे मारे, कम से कम कुछ तो होगा। बख्तावर ने एक नज़र उसे देखा, फिर बोली, शौक से कीजिए, मेरी तरफ से इजाज़त है आपको। हुदाद ने एकदम ठहर कर उसे देखा, फिर लब को सख्ती से दबाए उसकी आंखों पे कुछ ले रहा हूँ। तुम्हारी बला से अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तुम्हारे तो मामा है ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बख्तावर जाने लगी थी, एकदम हुदाद की बात पे वो ठहर गई, बल्कि साकित हो गई। इससे पहले वो रद्द-ए-अमल दिखाती, हुदाद उसको खामोश पाकर यहाँ से चला गया। हदाद, वो क्यों मामा से जेलस होता था?